अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैरवाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था। माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था मुख्तसर अफसाना, और उसके बाद प्रेमचंद साहब के बारे में हमने पढ़ा था, और इनका लिखा हुआ अफसाना जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, रोशनी, ये बाकी रह गया था। तो आज के सबक में हम इसी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि रोशनी जो कि अफसाना है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि रोज़मर्रा बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और फिर वो जुड़ने के बाद जिस तरह से कमेंट करते हैं, वाकई में ऐसा महसूस होता है कि एक ना होता है कि एक चीज़ है जो खो गई है, और काफ़ी दिनों के तलाश के बाद जब अचानक वो चीज़ मिलती है तो उसके मिलने पे जो खुशी महसूस होती है वो ऐसी खुशी होती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से बच्चे इस चैनल के माध्यम से रफ्ता रफ्ता जुड़ रहे हैं, और वाकई में एक अच्छा सा कमेंट भी कर रहे हैं, जिससे ये महसूस होता है कि वाकई में इनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब तक ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की कराई जा रही है। और हमने बार बार ये चीज़ें कह दी है कि जो बच्चा शुरू में ही अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेता है, वक्त से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल कर लेता है, तो फिर इसका ये समझ लीजिए कि उसकी कामयाबी में ज़र्रा बराबर भी कोई नुक्ता नहीं होता, शक नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारा जब वक्त आएगा, एग्ज़ाम आएगा, तब हम फिर चलेंगे तैयारी करने, उस वक्त हम पढ़ना शुरू करेंगे, उससे एक महीना पहले पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर ये समझ लीजिए तब तो वो गया। वजह ये कि उस वक्त एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना रहता है। आप जिस भी एतबार से आप इंटर में हैं, जैसे कि आप 11th में एडमिशन मिसाल लिए होंगे, या तो आर्ट्स से, या तो कॉमर्स या साइंस से लिए होंगे, तो बहरहाल अगर उनमें एक ही सब सिर्फ उर्दू थोड़ी ना है, और भी बाकी दीगर सब्जेक्ट भी तो है जिसको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना है और एग्ज़ाम में कुछ बेहतर करना है, तो ज़रूरी ये है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी तैयारी में लगन हो जाए, ठीक है ना, लग जाए, अपनी तैयारी में जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये भी किताब जो आपके दरमियान में है, यानी कि रोज़ क्या कहते हैं कहकशां हिस्सा अव्वल, ये भी 100 नंबर का होता है, और इसको भी पढ़ने वाले बच्चे 100 नंबर लाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर लाए हैं, ला के अपना झंडा गाड़े हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 30 भी लाना, 30 35 40 भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो बहरहाल जो पढ़े हैं उन्हीं का आता है, जो नहीं पढ़ते हैं तो फिर उनका तो इसलिए कि जो ना मेहनत ना करेगा फिर मजदूरी की उम्मीदें रखता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता है। मेहनत करने वाला ही उजरत की हकदार होता है, और वही उम्मीद भी करेगा, तो फिर उसकी उम्मीदें काबिल एतबार भी होगी। समझ रहे बाबू। तो ये देखिए, शुरू में ये मुख्तसर सी बातें कभी कभी हम बयान कर देते हैं। वजह है कि सिर्फ मुतलक अगर हम पढ़ाते रहें और आपको कुछ न बताएं, आपको इसके बारे में न बताएं, तो फिर ये होगा कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वाकई में ये एतबार के लायक ये चैनल है या नहीं है। तो फिर इस चीज़ के बारे में आपको मालूम भी नहीं हो सकेगी। समझ रहे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ से ये अफसाना शुरू होता है। इसके लिखने वाले प्रेमचंद है, ठीक। तो इस अफसाने के अंदर बड़ी उम्दा बातें लिखी है, ठीक। इसको देखिए, पढ़ेंगे। तकरीबन 6 या 7 सफ़ा 6 सफ़ा पर मुश्तमिल ये अफसाना है, जिसको इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बस इत्मीनान से आप बैठे रहिए, आप क्लास को देखते जाइए। बारीकी बीनी के साथ आपको समझाकर इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, कहते हैं ICS पास करके हिंदुस्तान आया तो मुझे ममालिक मुत्तहिदा को एक कोस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला। यानी कि एक बंदा के मुतालिक ये साहिब किताब जो है, यानी प्रेमचंद साहब जो है अफसाना जो लिखे हैं, वो कहते हैं कि ICS पास करने के बाद, यानी कि ये ऑफिसर का ये भी एक जॉब होता है, ठीक है ना। तो एक शख्स था जो ICS पास करके जब हिंदुस्तान आया, दूसरे मुल्क से वो पढ़कर आया था, तो उसको कोहस्तानी इलाके, यानी कि जो पहाड़ी इलाका होता है, उसी के करीब में एक सब डिवीज़न का चार्ज इसको मिला। मुझे शिकार का बहुत शौक़ था, कोहस्तानी इलाके में शिकार की क्या कमी। यानी जाहिर सी बात है, जंगलात इलाका हो, जंगली इलाका हो,
اور پھر اس پہاڑی والا علاقہ ہو تو ادھر شکار کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ میری دلی مراد بر آئی، مطلب یہ خوش ہو گیا کہ مجھے جس چیز کا شوق ہے وہ مجھے مل گیا۔ ایک پہاڑ کے دامن میں میرا بنگلہ تھا، بنگلے ہی پر کچہری کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی شکایت تھی تو یہ کہ سوسائٹی نہ تھی، یعنی کہ کوئی سماج وغیرہ نہ تھا، اس لیے سیر و شکار اور اخبارات و رسائل سے اس کمی کو پورا کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے سوسائٹی تو تھی نہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا وقت جو ہے وہ کس سے پورا کیا کرتا تھا، یہ اخبارات و رسائل سے پورا کر لیا کرتا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے کئی اخبار اور رسالے آتے تھے، ان کے مضامین کی شگفتگی اور جدت اور خیال آرائی کے مقابلے میں ہندوستانی اخبار اور رسالے بھلا کیا چھپتے۔ سوچتا تھا وہ دن کب آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی شاندار رسالے نکلیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے عمدہ رسالے پڑھتا تھا اور وہ اس کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے یہاں سے بھی وہ عمدہ رسالہ نکلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس طرح کی وہ تمنائیں کرتا تھا۔ بہار کا موسم تھا، فاگن کا مہینہ، میں دورے پر نکلا اور لدھوار کے تھانے کے معائنہ کر کے، لدھوار ایک جگہ کا نام ہے، لندوار کے تھانے کا معائنہ کر کے گجن پور کے تھانے کو چلا۔ گجن پور کے تھانے کو چلا مطلب اس کا کام ہی یہی تھا کہ تھانے کو معائنہ کرنا، دیکھ بھال کرنا کہ اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس کا کام ہی یہی تھا۔ تھانے کو چلا، لندوار کے تھانے کے معائنہ کرنے کے بعد یہ کہاں چلا؟ گجن پور کے تھانے کو چلا۔ کوئی 18 میل کی مسافت تھی، مگر منظر نہایت سہانا، یعنی کہ ایک جگہ سے مطلب یہاں سے کیا کہتا ہے لندوار سے گجن پور کی بیچ کی مسافت جو تھی وہ کتنے تھی؟ 18 میل کی تھی بابو، سمجھ رہے ہیں؟ مگر منظر نہایت سہانا، دھوپ میں کسی قدر تیزی تھی مگر نہ خوشگوار نہیں، ہوا میں بھینی خوشبو تھی، آم کے درختوں میں بور آ گئے تھے اور کوئل کوکنے لگی تھی، یعنی کہ تھوڑا سا موزر آ گیا تھا کہہ لیجئے۔ کندھے پر بندوق رکھ لی تھی کہ کوئی شکار مل جائے تو لیتا چلوں، کچھ اپنی حفاظت کا بھی خیال تھا کیونکہ ان دنوں جا بجا ڈاکے پڑ رہے تھے، یعنی کہ اس نے اپنے کندھے پر کیا رکھ لیا؟ بندوق رکھ لیا۔ میں نے گھوڑے کی گردن سہلائی اور کہا چلو بیٹا چلو، چلو بیٹا چلو۔ وہ آگے کہاں گیا؟ 2.5 گھنٹے کی دوڑ ہے، شام ہوتے ہوتے گجن پور پہنچ جائیں گے، اور ساتھ کے ملازم پہلے ہی روانہ کر دیے گئے تھے، یعنی کہ اس کے ساتھ جو بھی ملازم تھے، یعنی کہ جو بھی اس کے دیکھ بھال میں اس کے کرمچاری جو تھے وہ پہلے ہی گجن پور کے لیے روانہ ہو چکے تھے، سمجھ رہے؟ یہ کہانی ہے، بس آپ دیکھتے جائیے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کہانی کا سمجھنا میرے خیال سے ظاہر سی بات اس کے اندر زیادہ تفصیل اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کہانی تو عامةً بچوں کو ایسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جا بجا کاشتکار کھیتوں میں، کاشتکار وہی کام کرنے والے، کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے تھے۔ ربی کی فصل تیار ہو چلی تھی اور اونکھ اور خربوز کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی۔ ذرا سے مزرے تھے، یعنی کہ ذرا سے مزرے تو وہی کھیت وغیرہ تھے۔ وہیں بابا آدم کے زمانے کے بوسیدہ حال، وہیں افسوسناک جہالت، وہیں شرمناک نیم برہنگی، اس قوم کا خدا ہی حافظ ہے، یعنی کہ وہ طرح کی چیزوں کو وہاں پہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی حل ہے اور یہی بل تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کی باتوں کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہ اتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج بھی لوگوں کی حالات جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ لاکھوں روپے زراعتی اصلاحوں پر صرف کرتی ہے، نئی تحقیقات اور ایجادیں ہوتی ہے، ڈاکٹر انسپیکٹر سب موجود اور حالت میں کوئی اصلاح، کوئی تغیر نہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کی حالت پر افسوس آیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ طرح کی ایجاد کرتی ہے اور سائنسداں جو ہے طرح کی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کچھ لوگوں کو بحال کرتی ہے ان لوگوں کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن سارے لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تعلیم کا طوفان بے تمیزی برپا ہے، یہاں مدرسوں میں کتے لوٹتے ہیں، جب مدرسے میں پہنچ جاتا ہوں تو مدرس کو کھاٹ پر نیم غنودگی کی حالت میں لیٹے پاتا ہوں، یعنی کہ نیند کی حالت میں لیٹے پاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ جانچ کرنے بتایا نا کہ اس کا کام یہ تھا کہ جانچ کرنا، ٹھیک ہے نا، جب وہاں پر پہنچتا تو پھر یہ دیکھتا کہ استاد ٹیچر جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، تو بھائی پڑھائی کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔
उसके बाद कहते हैं बड़ी दवा दविश, बड़ी दादो दविश क्या होता है भाई? दवा दो बड़ी दवादिश से 10-20 दवादिश से 10-20 लड़के जोड़े जाते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बड़ी दौड़ धूप से, बड़ी मेहनत से 10 से 20 जोड़े जाते हैं पढ़ने के लिए। जिस कौम पर जुमूद ने इस हद तक गलबा कर लिया हो, मतलब ये कह लीजिए जुमूद कहते हैं मतलब सुस्ती काहिली कर लिया, उसका मुस्तकिल इंतहा दर्जा मायूस कुन है। जाहिर सी बात है जिस कौम के ऊपर इस तरीके से जुमूद और इस तरह से कह लीजिए सुस्ती और काहिली छा गई हो तो उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छे तालीम याफ्ता आदमियों को सलफ़ की याद में आंसू बहाते देखता हूँ। माना कि अशिया के जज़ाइर क्या है, माना कि अशिया के जज़ाइर में आर्यन मुबल्लिगों ने मज़हब की रूह फूकी थी। ये भी मान लिया कि किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया भी आर्यन तहज़ीब का ममनून था, लेकिन इस सलफ़ परवरी से क्या हासिल? आज तो मगरिब दुनिया का मिसाल हिदायत है। नन्ना सा इंग्लैंड निस्फ़ कर्रे ज़मीन पर हावी है, यानी इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि छोटा सा वो देश आज ज़मीन के ऊपर क्या हावी है, तरह तरह की चीज़ों को ईजाद कर रहा है अपनी सनत व हरफत की बदौलत। बेशक मगरिब ने दुनिया को एक नया पैगाम अमल अता किया है, और जिस कौम में इस पैगाम पर अमल करने की क़ुव्वत नहीं है उसका मुस्तकबिल तारीख है। क्या है? यानी ज़ाहिर सी बात है जिस कौम के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद करना और मेहनत करने की क़ुव्वत न रही, बाकी न रहे, तो फिर उस कौम का क्या हाल होगा। ठीक है ना? उसका मुस्तकबिल तारीख है, यानी कि अंधेरा है। जहाँ आज भी नीम बरहाना गोशा नशी फ़कीरों की अज़मत के राग अलापे जाते हैं, आज भी शजरो हजर की इबादत होती है, जहाँ आज भी ज़िंदगी के हर एक शोबे में मज़हब घुसा हुआ है, उसकी अगर ये हालत है तो ताज्जुब का कोई मकाम नहीं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हर जगह तहज़ीब और इसी तरीके से हर जगह क्या है, मज़हब घुसा हुआ है, समझ रहे ना। लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए और फिर नई नई चीज़ों को ईजाद किस तरह से किया जाए, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं पड़ी है, समझ रहे ना। हालांकि बाकी चीज़ें तहज़ीब जो है और इसी तरीके से मज़हब जो है वो अपनी जगह पर होता ही है, वो कहीं भागने वाला थोड़ी ना है बस। तो उसके ऊपर इतना ज़िक्र और उसके ऊपर इतना लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। आज तो अपने हिंदुस्तान की हालात भी वो ऐसी है जो बिल्कुल बयान की नहीं जा सकती, समझ रहे ना। हालांकि लोगों को इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि इन लहव लईब वाले काम से निकल कर हम ऐसे काम को करें जिससे हमारा देश क्या करे, हमारे ऊपर फ़ख्र करे, और फिर क्या हो कि दुनिया भर के देश जो है हमारे देश के ऊपर फ़ख्र करे, कोई ऐसा काम हम करके दिखाएं। ठीक है ना। लेकिन इन तमाम बातों की कोई फ़िक्र नहीं है, बस क्या है मज़हब के चक्कर में पड़े हुए एक दूसरे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और इसी में अपनी ज़िंदगी गुजार कर तबाह व बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को और अपने देश को भी। तो ये बड़ी सोचने की ज़रूरत है और इसको बस सोच समझ कर ही कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है ना। उसी को ये कहते हैं कि अगर ये हालत है तो ताज्जुब का कोई मकाम नहीं, यानी कि भाई अफसोस का कोई मकाम नहीं है, यानी कि कितनों अफसोस कर लिया जाए फिर भी अफसोस का कोई हक़ अदा नहीं हो सकता है। मैं इन्हीं तस्वुरात में डूबा हुआ चला जा रहा था, दफ़ातन ठंडी हवा का झोंका जिसमें लगा तो मैंने सर ऊपर उठाया, समझ रहे हैं। मशरिक़ की जानिब मंज़र गर्द आलूद हो रहा था, यानी कि गर्दो गुबार उठ रहा था। उफ़ुक गर्दो गुबार के पर्दे में छुप गया। उफ़ुक मतलब या कह लीजिए आसमान, ठीक है ना। गर्दो गुबार के पर्दे में छुप गया, आंधी की अलामत थी। मैंने घोड़े को तेज़ किया, लेकिन लम्हा ब लम्हा गुबार का पर्दा वसी और बसीत होता जाता था और मेरा रास्ता भी मशरिक़ ही की जानिब था, यानी कि जिस जानिब से वो बंदा जिस जानिब जाना चाहता था, मगरिब से मशरिक़ की जानिब जाना चाहता था, लेकिन रास्ता उसका चूँकि कैसा था, वो उधर ही जाने का था, यानी कि मशरिक़ की तरफ जाने का था और उधर ही से गर्दो गुबार का मतलब ये कह लीजिए आंधियाँ काफ़ी ज़्यादा उठी और उसके वजह से गर्दो गुबार उड़ने शुरू हुए, जिसकी बिना पर रास्ता भी इसको दिखाई नहीं देता था। गोया मैं एका और तनहा तूफ़ान का मुकाबला करने दौड़ा जा रहा था। हवा तेज़ हो गई, वो पर्दे गुबार सर पर आ पहुंचा और दफ़ातन में गुर्द के समुंदर में डूब गया। गुर्द के मतलब ये कह लीजिए गर्दा जो होता है ना, उसी को यहाँ पे गुर्द कहा है, ठीक है ना। गुर्द के समुंदर में डूब गया, यानी गर्दा में डूब गया।
हवा इतनी तुंद थी यानी तेज़ थी कि कई बार में घोड़े से गिरते गिरते बचा। वो सरसराहट और गड़गड़ाहट थी कि अलामा, यानी कि अलामा कहते ये हिफाजत के वक्त इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। गोया फितरत ने आंधी में तूफ़ान की रूह डाल दी है। 10-20 हज़ार तोपें एक साथ छोपती तब भी इतनी हौलनाक सदा न पैदा होती। मारे गर्द के कुछ न सोचता था। उसके बाद यहाँ तक कि रास्ता भी नज़र न आता था। उफ, एक क़यामत थी जिसकी याद से आज भी कलेजा कांप जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि उस मंजर को बयान कर रहा है ये बंदा कि इस तरह की हालात बन चुकी थी कि अगर 10-20 तोपे भी अगर वहाँ पे चलाई जाते तो उस तरह की आवाज़ें पैदा नहीं होती जिस तरह से आसमान से आवाज़ें आ रही थी। मैं घोड़े की गर्दन से चिमट गया और उसके अयालों में मुंह छुपा लिया। संगरेज़े गर्द के असाद उड़कर मुंह पर इस तरह लगते थे जैसे कोई कंकरियों का पिचकारी में भर कर मार रहा हो। यानी कि जाहिर सी बात है, छोटी छोटी जो कंकरियाँ थी हवा के साथ उड़कर उसके बदन के और उसके चेहरे पर और उसके जिस्म के ऊपर क्या होता था, उससे कंकरी से लगता था। तो फिर उसी को यहाँ पे जिक्र किया, ऐसा लगता था जैसा कि कोई कंकरी पिचकारी में भरकर मार रहा हो। ठीक है ना। एक अजीब दहशत मुझ पर मुसल्लत हो गई। किसी दरख्त के उखड़ने की आवाज़ कानों में आ जाती तो पीठ में मेरी आंतें तक सिमट जाती कि कहीं कोई दरख्त पहाड़ से मेरे ऊपर गिरे तो मैं तो यही रह जाऊं। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, उस तन्हाई में, उस अकेले में एक बंदे की हालत इस तरह से हो और हालात भी इस तरह से हो तो उसका दिल तो डर ही जाएगा। तूफ़ान में ही बड़े बड़े तोदे भी तो टूट जाते हैं। कोई ऐसा तोदा लुढ़कता हुआ आ जाए तो बस खात्मा है। हिलने की भी तो गुंजाइश नहीं। पहाड़ी रास्ता कुछ सुझाई देता नहीं। एक कदम दाहिने बाएं हो जाऊं तो 1000 फुट गहरे खड्ड में पहुंच जाऊं। अजीब है जान में मुब्तला था, यानी कि यह कह लीजिए अजीब कश्मकश में मुब्तला था। उसको कोई बातें समझ में नहीं आती थी। कहीं शाम तक तूफ़ान जारी रहा तो मौत ही है। उसने सोचा कि कहीं शाम तक अगर तूफ़ान जारी रहा तो फिर इतना समझ लीजिए कि मौत तय है। रात को कोई दरिंदा आकर सफाया कर देगा। दिल पर बेख्तियार रिक्कत का गलबा हुआ। मौत भी आई तो इस हाल में आई कि लाश का भी पता न चले। उफ, क्या कहते हैं, उफो कितनी जर्द से बिजली चमकी है। मालूम हुआ कि एक नेज़ा सीने के अंदर घुस गया है। ठीक है ना। मतलब ये कि उस पहाड़ी इलाके में ये बंदा फंस गया और फिर जब हवाएं चली और उसके साथ गर्दो गुबार जब उड़ने शुरू हुए और आसमान से बिजलियाँ कड़कनी शुरू हुई तो उसकी हालात ऐसी हो गई जिसको बयान नहीं किया जा सकता। समझ रहे ना। तो वहाँ की इन तमाम चीज़ों को, हालात को बयान करते हुए इस बंदे ने कहा है कि इस तरह से मेरी हालात हो गई थी। फिर देखिए आगे क्या बयान करते हैं। दफातन झनझन की आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस अर्राहट में, क्या कहता है, इस अर्राहट में भी झनझन की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी जैसे कोई सांडनी दौड़ी आ रही हो। क्या हो, कोई सांडनी दौड़ी आ रही हो। सांडनी पर कोई सवार तो होगा ही, उसने अपने दिल में सोचा, मगर उसे रास्ता क्यों कर सूझ रहा है। कहीं सांडनी एक कदम भी इधर उधर हो जाए तो बच्चा तहतुस सरा में पहुंच जाए, यानी कि बिल्कुल नीचे पहुंच जाए। कोई ज़मींदार होगा, मुझे देखकर शायद पहचाने भी नहीं। चेहरे पर मन्नो गर्द पड़ी हुई है मगर है बला का हिम्मत वाला। समझ रहे ना। मतलब उसके बारे में कहा कि झनझन की जो आवाज़ें जो आ रही थी तो उसके बारे में कहा कि कोई होगा हिम्मत वाला के चेहरे के ऊपर गर्द दो गुबार तो पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी उसने अपने सफ़र को जारी रखा, अपने सफ़र को टाला नहीं। उसके बाद कहते हैं, एक लम्हे में झनझन की आवाज़ करीब आ गई। फिर मैंने देखा कि एक जवान औरत सर पर एक खांची रखे कदम बढ़ाती हुई चली आ रही है। 1 गज के फासले से भी अभी उसका सिर्फ धुंधला सा अक्स नजर आया। वो औरत होकर अकेली मर्दाना वार चली जा रही है। न आंधी का खौफ है, न टूटने वाले दरख्तों का अंदेशा, न चट्टानों के गिरने का गम। गोया ये भी कोई रोज़मर्रा का मामूली वाक़या है। मुझे दिल में गैरत का एहसास भी कभी इतना शदीद न हुआ था। समझ रहे ना। यानी जब उस औरत को देखता है तो इसके दिल में इस तरह की कैफियत और इस तरह की बातें आती हैं। मैंने जेब से रुमाल निकाल कर मुँह पोंछा और उससे बोला, ओ औरत, गजनपुर यहाँ से कितनी दूर है। मैंने पूछा तो बुलंद लहजे में, मगर आवाज़ 10 गज न पहुँची। औरत ने कोई जवाब न दिया। शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। मैंने चीख कर पुकारा, ओ औरत, ज़रा
ठहर जा गजनपुर यहाँ से कितनी दूर है। औरत रुक गई। उसने मेरे करीब आकर मुझे देखकर ज़रा सर झुकाकर कहा, कहाँ जाओगे? गजनपुर कितनी दूर है? उसने क्या कहा? गजनपुर कितनी दूर है। फिर उसके बाद कहता है कि वो लड़की बोलती है, चले जाओ आगे हमारा गानू है, उसके बाद गजनपुर है। यानी कि गांव है और उसके बाद फिर क्या है? गजनपुर है। तुम्हारा गानू कितनी दूर है? वो क्या आगे दिखाई देता है? तुम इस आंधी में कहीं रुक क्यों नहीं गई? तुम कहीं रुक क्यों नहीं गई? छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, कैसे रुक जाती? मर्द तो भगवान के घर चला गया। वो औरत बोलती है, मर्द जो है वो तो भगवान के घर चला गया। आंधी का ऐसा ज़बरदस्त रेला आया कि मैं शायद 2-3 कदम आगे खिसक गया। गर्दो गुबार की एक धोंकनी सी मुंह पर लगी। उस औरत का क्या हश्र हुआ मुझे खबर नहीं। मैं फिर वहीं खड़ा रह गया। फ़लसफ़े ने कहा, इस औरत के लिए ज़िंदगी में क्या राहत है? कोई टूटा फूटा झोंपड़ा होगा, 2-3 फाकाकश बच्चे, बेकसी में मौत का क्या गम। मौत तो उसे बाइस निजात होगी। मेरी हालत और है। ज़िंदगी अपनी तमाम दिलफरेबियों और रंगीनियों के साथ मेरी नाज बर्दारी कर रही है। हौसले हैं, इरादे हैं, मैं उसे क्यों कर ख़तरे में डाल सकता हूँ। ठीक है ना। इस तरह के जुमले बयान किए जा रहे हैं। फिर बयान कहते हैं, मैंने फिर घोड़े के अयालू में मुंह छुपा लिया, शुतुरमुर्ग की तरह जो खतरे से बचने की कोई राह न पाकर बालों में सर छुपा लेता है। यानी शुतुरमुर्ग जो होता है वो बालों में देखते हैं मुंह छुपा लेता है बचने के लिए, फिर वो खुद ब खुद मारा जाता है। समझ रहे? तो उसके बाद ये बयान करते हैं, वो आंधी की आखिरी सांस थी। उसके बाद ये बतदरीज रोज़ क्या कहते हैं, ज़ोर कम होने लगा, यहाँ तक कि कोई 15 मिनट में मुतला साफ़ हो गया, यानी आसमान साफ़ हो गया। समझ रहे? न गर्दो गुबार का निशान था, न हवा के झोंकों का। हवा में एक फरहत बख्श खुनकी आ गई थी, यानी कि खुश करने वाली खुनकी आ गई थी। अभी मुश्किल से 5 बजे होंगे। सामने एक पहाड़ी थी, उसके दामन में एक छोटा सा मौज़ा था। मौज़ा मतलब कह लीजिए घर। क्या था बाबू? एक मौज़ा था। मैं जो ही उस गानों में पहुंचा, वही औरत एक बच्चे को गोद में लिए मेरी तरफ आ रही थी। मुझे देखकर उसने पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं डरी कि तुम रास्ता ना भूल गए हो, तुम्हें ढूंढने जा रही थी। मैंने उसकी इंसानियत से मुतासिर होकर कहा, मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। आंधी का ऐसा रेला आया कि मुझे रास्ता न सूझा, मैं वही खड़ा हो गया। यही तुम्हारा गानू है? यहाँ से गजनपुर कितनी दूर होगा? बस कोई धाप भर समझ लो। रास्ता बिल्कुल सीधा है, कहीं दाहिने बाएं मुड़ियो नहीं। सूरज डूबते डूबते पहुंच जाओगे। यही तुम्हारा बच्चा है? वो पूछता है, यही तुम्हारा बच्चा है? उसने कहा कि नहीं, एक और इससे बड़ा है। जब आंधी आई तो दोनों नंबरदार की चौपाल में जाकर बैठे थे कि झोपड़ियाँ कहीं उड़ न जाए। जब से आई हूँ मेरी गोद से नहीं उतरता, कहता है तो फिर कहीं भाग जाएगी। बड़ा शैतान है, बड़ा लड़कों में खेल रहा है। मेहनत मजदूरी करती हूँ बाबूजी, इनको पालना तो है। अब मेरे लिए कौन बैठा हुआ है जिस पर टेक करूँ? घास लेकर बेचने गई थी, कहीं जाती हूँ, मन इन बच्चों में लगा रहता है। ठीक है ना। वो औरत अपनी कहानी को सुनाती है। उसके बाद कहते हैं, मेरा दिल इतना असर पजीर तो नहीं है, लेकिन इस धाकानी औरत के बेलौस अंदाज़ गुफ्तगू, उसकी सादगी और जज्बे मादरी ने मुझ पर तस्खीर का सा अमल किया। उसके हालात से मुझे गोना वो दिलचस्पी हो गई। पूछा, तुम्हें बेवा हुए कितने दिन हो गए? औरत की आंखें नम हो गई। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बच्चे के रुखसार को अपनी आंखों से लगाकर बोली, अभी तो कुल 6 महीने हुए हैं बाबूजी। भगवान की मर्जी में आदमी का क्या बस। भले क्या कहते हैं, चंगे हल लेकर लौटे। एक लोटा पानी पिया, कै हुई, बस आंखें बंद हो गई। कुछ कहा न सुना। मैं समझी थके हैं, सो रहे हैं। जब खाना खाने को उठाने लगी तो बदन ठंडा। तब से बाबूजी घास छील कर पेट पालती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। खेती मेरे मान की न थी। बैल बधिये बेचकर उन्हीं के क्रियाक्रम में लगा दिए। भगवान तुम्हारे इन दोनों गुलाबों को क्या कहते हैं, इन दोनों गुलाबों को जिला दे मेरे लिए। गुलाबों को जिला दे मेरे लिए, यही बहुत है। ठीक है ना। इस तरह से वो औरत अपनी कहानी को बयान की है।
उसके बाद कहते हैं मैं मौका और महल समझता हूँ और नफ्सियात में भी दखल रखता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि मैंने आप दीदा हो गया, मतलब रोने लगा, और जेब से 5 रुपये निकाल कर उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से ये बच्चों की मिठाई खाने के लिए ले लो, मुझे मौका मिला तो फिर कभी आऊँगा। ये कहकर मैंने बच्चे के रुखसारों को उंगली से छू दिया। माँ एक कदम पीछे हटकर बोली, नहीं बाबूजी, ये रहने दीजिए, मैं गरीब हूँ लेकिन भिखारन नहीं हूँ, ये भीख नहीं है, बच्चों की मिठाई खाने के लिए है। समझ रहे, देखिए कितनी ज़बरदस्त बातें कहती है। उसके बाद कहती है, नहीं अपना भाई समझ कर ले लो। वो बंदा कहता है कि नहीं अपना भाई समझ कर ले लो, नहीं बाबूजी, जिससे बियाह हुआ उसकी इज़्ज़त तो मेरे ही हाथ में है, भगवान तुम्हारा भला करे, अब चले जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। कैसी वो इज़्ज़तदार औरत थी, और हिम्मत, और क्या कहते हैं, कैसी हिम्मत की वो पहाड़ वो उसके पास था। वाकई में औरत हो तो ऐसी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। उसकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि उस हालात में, उस कठिन हालात में भी वो किस तरह से बातें कर रही है, ठीक है ना। देखिए आगे कहते हैं, मैं दिल में खफीफ इतना कभी ना हुआ था, जिन्हें मैं जाहिल को कोरबा क्या कहते हैं, जाहिल को कोरबा जाहिल कोर बातिन बेखबर समझता था। उसी तबके की एक मामूली औरत में ये खुददारी, ये फ़र्ज़ शनासी, ये तवक्कुल अपने ज़ौफ़ के एहसास से मेरे दिल जैसे पामाल हो गया। अगर तालीम फ़िल असल तहज़ीब नफ्स है और महज़ आला डिग्रियाँ नहीं तो ये औरत तालीम की मेराज पर पहुँची हुई होती। यानी कि अगर डिग्रियाँ ही आला तालीम के लिए मेराज नहीं होता, यानी आला डिग्रियाँ ही अगर बुलंदी का ये बाइस नहीं होता, तो फिर ये आज ये औरतें जो है ये आला मकाम पर होती, समझ रहे ना। उसके बाद कहते हैं, मैंने नादिम होकर कहा कि मैंने नादिम होकर नोट जेब में रख लिया और घोड़े को एड़ लगाते हुए पूछा, तुम्हें इस आंधी में ज़रा डरना मालूम होता था। औरत मुस्कुराई, डर किस बात का, भगवान तो सभी जगह है, अगर वो मारना चाहे तो क्या यहाँ नहीं मार सकते। मेरा आदमी तो घर आकर बैठे बैठे चल दिया, आज वो होता तो तुम इस तरह गजनपुर अकेले न जा पाते, जाकर तुम्हें पहुंचा आता, थोड़ी खिदमत करता। घोड़ा उड़ा। उसके बाद कहते हैं, घोड़ा उड़ा, मेरा दिल इससे ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था जैसे कोई मुफलिस सोने का डाला क्या कहते हैं, सोने का डाला पाकर दिल में एक तरह की परवाज़ का एहसास करता है। वही हालत मेरी थी। इस दहकाने औरत ने मुझे वो तालीम दी जो फ़लसफ़ा और माबाद तबीयत के दफ्तरों से भी ना हासिल हुई थी। मैं इस मुफलिस की तरह उस सोने के डले को गिरा में बांधता हुआ एक गैर मुतरक़्क़बा नेमत के गुरूर से मसरूर, इस अंदेशे से ख़ाइफ़ कि कहीं यह असर दिल से न मिट न जाए, उड़ा चला जाता था। बस यही फ़िक्र थी कि इस पारे ज़र को दिल के किसी गोशे में छुपा लूँ जहाँ किसी हरीज़ की इस पर निगाह न पड़े। यानी कि उसकी बातों को यहाँ पर बयान किया है। कहता है कि उसकी बातों को मैं अपने दिलों पर इस तरह से छुपा लूँ और अपने पास इस तरह से रख लूँ कि किसी की उसके ऊपर क्या हो भाई, नज़र न पड़े। गोया कि उस औरत की बात जो है इसको बहुत भाया, इसको बहुत उस औरत की बात से ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गया, ठीक है ना। उसी को ये कहा कि गोशे में छुपा लो, दिल के गोशे में छुपा लूँ जहाँ किसी हरीस की उस पर निगाह ना पड़े। गज्जनपुर अभी 5 मील से कम ना था, रास्ता निहायत पेचीदा, बेड़ा क्या कहते हैं, बेहड़ बेबरगो बार, घोड़े को रोकना पड़ा। तेज़ी में जान का खतरा था, आहिस्ता आहिस्ता संभालता चला जाता था। आसमान पर अब्र घर आया, कुछ तो पहले ही से छाया हुआ था, पर अब उसने एक अजीब सूरत इख्तियार की। बर्क़ की चमक और रात की गरज, यानी कि बिजली की गरज शुरू हुई। फिर उफ़ुक़ मशरिक़ की तरफ से जर्द रंग के अब्र की इस मटियाले रंग पर क्या कहते हैं, जर्द लीप करती हुई तेज़ी से ऊपर की जानिब दौड़ती नज़र आई। मैं समझ गया ओले हैं फागुन के महीने में इस रंग के बादल। आगे बयान करते हैं, घटा सर पर बढ़ती चली जाती थी। एकाएक सामने एक कफ़े दस्त मैदान आ गया जिसके परले सिरे पर गजनपुर के ठाकू
क्या कहते हैं गजनपुर के ठाकुर द्वारे का कल्स साफ नजर आ रहा था। कहीं किसी दरख्त की भी आड़ न थी, लेकिन मेरे दिल में मुतलक कमजोरी न थी। ऐसा महसूस होता था कि मुझ पर किसी का साया है जो मुझे हर आफत, हर गजन से महफूज रखेगा। अब्र की जर्दी हर लम्हा बढ़ती जाती थी। शायद घोड़ा इस खतरे को समझ रहा था। वो बार बार हिनहिनाता था और उड़कर खतरे से बाहर निकल जाना चाहता था। मैंने भी देखा, रास्ता साफ है, लगाम ढीली कर दी, घोड़ा उड़ा। मैं उसकी तेज़ी का लुत्फ उठा रहा था। दिल में खौफ का मुतलक एहसास न था। उसके बाद कहते हैं 1 मील निकल गया हूँ। एक रपट आ पड़ी पहाड़ी नदी थी जिसके पीटे में कोई 50 गज लंबी रपट बनी हुई थी। पानी की हल्की धार रिपट पर से अभी बह रही थी। रिपट के दोनों तरफ पानी जमा था। मैंने देखा एक अंधा लाठी टेकता हुआ रिपट से गुजर रहा था और रिपट के किनारे से इतना करीब था कि मैं डर रहा था कि कहीं गिर न पड़े। अगर पानी में गिरा तो मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पानी गहरा था। मैंने चिल्लाकर कहा, बूढ़े और दहाने को हो जाओ। बूढ़ा चौंका और घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर शायद डर गया। दहाने तो नहीं हुआ और बाएं तरफ हो लिया और फिसल कर पानी में गिर पड़ा। समझ रहे? उसके बाद कहते हैं उसी वक्त एक नन्हा सा ओला मेरे सामने गिरा। दोनों मुसीबतें एक साथ नाजिल हुई। नदी के इस पार एक मंदिर था। उसमें बैठने की जगह काफ़ी थी। मैं 1 मिनट में वहां पहुंच सकता था, लेकिन ये नया अक़्द सामने आ गया। यानी कि बुढ़ा का गिरने का वाक़या सामने आ गया। क्या इस अंधे को मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए मैं भागूं? हमीयत ने इसे गंवारा न किया। यानी उसके दिल ने इस बात का गवारा न किया कि इस बुढ़ा को मरने दूं और मैं छोड़कर भाग जाऊं। ज़्यादा पसो पेश का मौका ना था। मैं फ़ौरन घोड़े से कूदा और कई ओले मेरे चारों तरफ गिरे। मैं पानी में कूद पड़ा। हाथी डुबाओ पानी था। रिपट के लिए जो बुनियाद खोदी गई थी वो ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी थी। ठेकेदार ने 10 फुट चौड़ी रिपट तो बना दी, मगर खदी हुई मिट्टी बराबर न की। बूढ़ा उसी गड्ढे में गिरा था। मैंने भी एक गोता खा गया, लेकिन तैरना जानता था, कोई अंदेशा न था। मैंने दूसरी डुबकी लगाई और अंधे को बाहर निकाला। इतनी देर में वो सैरो पानी पी चुका था जिसमें बेजान हो रहा था। मैं उसे लिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। देखा तो घोड़ा भागकर मंदिर में जा पहुंचा है। इस नीम जान लाश को लिए हुए 1 फरलांग चलना आसान न था। यानी कि उस बूढ़े के लाश को लेकर वहां तक मंदिर तक जाना एक आसान काम नहीं था। ऊपर ओले तेजी से गिरने लगे थे, कभी सर पर, कभी शाने पर, कभी पीठ में गोली सी लग जाती थी। मैं तिलमिला उठा था, लेकिन इस लाश को सीने से लगाए मंदिर की तरफ लपका जाता था। मैं अगर इस वक्त अपने दिल के जज्बात बयान करूं तो शायद ख्याल हो मैं खामखा ताल्ली कर रहा हूं। ठीक है ना, खामखा बयान कर रहा हूं। अच्छे काम करने में एक ख़ास मुसरत होती है, मगर मेरी खुशी एक दूसरी ही किस्म की थी। वह फातिहाना मुसरत थी। मैंने अपने ऊपर फतह पाई थी। आज से पहले गालिबन मैं इस अंधे को पानी में डूबते देखकर या तो अपनी राह चला जाता या पुलिस को रिपोर्ट करता, खासकर ऐसी हालत में जबकि सर पर ओले पड़ रहे हों। मैं कभी पानी में न घुसता। हर लम्हा खतरा था कि कोई बड़ा सा ओला सर पर गिर कर अजीज़ जान का खत्मा न कर दे। मगर मैं खुश था, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ था। ठीक है ना, यानी कि उस बूढ़े आदमी को बचा कर ये बंदा जो था काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद बयान करते हैं बाबू, कहते हैं कि मैं मंदिर में पहुंचा तो सारा जिस्म ज़ख्मी हो रहा था। मुझे अपनी फ़िक्र न थी। एक ज़माना हुआ मैंने फौरी इमदाद फर्स्ट एड की मश्क की थी, वो उस वक्त काम आई। मैंने आधा घंटे में उस अंधे को उठाकर बैठा दिया। इतने में 2 आदमी अंधे को ढूंढते हुए मंदिर में आ पहुँचे। मुझे उसकी तैमारदारी से निजात मिली। ओले निकल गए थे। मैंने घोड़े की पीठ ठोकी, रुमाल से सांस को साफ किया और गजनपुर चला, बेखौफ बेखतर, दिल में एक गैबी ताकत महसूस करता हुआ। उसी वक्त अंधे ने पूछा, तुम कौन हो भाई? मुझे तो कोई महात्मा मालूम होते हो। मैंने कहा कि तुम्हारा खादिम। तुम्हारे सर पे किसी देवता का साया मालूम होता है। हाँ, एक देवी का साया है। वो क्या कहता है? हाँ, एक देवी का साया है। वो कौन देवी है? वो देवी पीछे के गानों में रहती है। तो क्या वो औरत है? नहीं, मेरे लिए तो वो देवी है। ठीक इस तरीके से वो बयान करता है अपनी कहानी को रोशनी के अंदर। ठीक है,
اور اس طریقے سے دوسروں کی مدد کر کے وہ بندہ خوش ہوتا ہے. سمجھ رہے نا. تو یہ رہا روشنی کے اندر آپ نے پڑھا کہ کس طریقے سے اس بندے کی کہانی میں دلچسپ یہ کہانی بیان کیا گیا. پریم چند نے کتنے نہایت ہی عمدہ انداز میں لکھا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اب چلیے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں. اسی پر اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.